चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 9th चैप्टर। और 9th चैप्टर में है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। रीसेंट का मतलब 1990 के बाद हमारे और अब तक 2020 तक की तो बात नहीं है, इसमें 14-15 तक की बात होगी। वो क्या डेवलपमेंट हुई भारत में पॉलिटिक्स में मेनली, ठीक है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं, बड़ी नॉलेज की बातें हैं, ध्यान से पढ़ना। 1990 तक आपने देखा कि भारत की राजनीति पर, और 1984 तक हम पढ़ेंगे जब तक इंदिरा गांधी जी की डेथ नहीं होती। कांग्रेस मेनली छाई रही भारत की पॉलिटिक्स में। 1985 से लेकर 89 तक, 84 में ही बल्कि, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस टाइम भी कांग्रेस फुल फ्लेज्ड बहुमत में थी, लेकिन करप्शन के चार्जेज की वजह से राजीव गांधी सरकार बदनाम हो गई थी। और 1989 के जो इलेक्शन हुए उसमें ऐसे हालात हो गए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को लोग चाहते नहीं थे, दूसरा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसे में एक ही ऑप्शन आता है फिर कोएलिशन का। कोएलिशन बनती है। फिर कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकारें। एक नई जो भारत की राजनीति में ट्रेंड पैदा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में। राज्यों में कोएलिशन पहले भी बनते थे स्टेट्स में, जैसे आपने केरला में देखा जो 1957 में केरला में साम्यवादी गवर्नमेंट बनी थी, वो भी गठबंधन के आधार पर थी। बट सेंट्रल लेवल पे अभी तक गठबंधन नहीं बना था, महागठबंधन जैसी स्थिति नहीं थी। वैसे 1959 में कांग्रेस के बहुत सारे लीडर टूटकर जब अलग हुए इंदिरा गांधी से, तो बाहर से समर्थन जो साम्यवादी पार्टियों ने दिया था वो भी एक कोएलिशन का उदाहरण था। उसके बाद 1971 में जब इलेक्शन हुए थे, तब राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसिज्म, नॉन कांग्रेसिज्म का एग्जाम्पल देते हुए एक महागठबंधन की कल्पना की थी। और 1977 में पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार आई थी। जनता पार्टी के नेतृत्व में 3 प्रधानमंत्री बदले थे। लेकिन उस टाइम कांग्रेस अगले ही 2 सालों में 79 में बहुमत में आ गई थी। तो अभी गठबंधन इतनी जड़ें नहीं जमा चुका था हमारे देश में जो 1980s में होने वाला था। 1989 तक ऐसा हुआ कि जो मोबिलिटी है लोगों की, जैसे कास्ट के आधार पर, पहले जो छोटी कास्ट के लोग माने जाते थे, छोटी कास्ट का मतलब मेरा मतलब कोई, मैं किसी कास्ट को नीचा नहीं दिखा रही, छोटी कास्ट का मतलब वो जो अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जिसका पार्टिसिपेशन कोई मायने नहीं रखता था, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि ये भी पॉलिटिकली पावरफुल हैं। लेकिन ऐसे कई लीडर पैदा हुए इन जातियों में, जैसे दलित जातियों में या जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनमें, जिन्होंने अपने आप को महत्वपूर्ण बना दिया पॉलिटिकल रूप से। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बना ली। और ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अब तक पॉलिटिकल पावर के धड़े रहे थे, ऊंच जातियां और ऊंच लोग, उनको उनके लिए सौदेबाजी करने लगी, बार्गेनिंग करने लगी कि हमें ये अधिकार दें तो आपको हम वोट दे देंगे, हमें ये अधिकार दें तो हम आपके साथ सपोर्ट्स कर देंगे। कई राज्यों में तो इस तरह की सरकारें भी बनी। तो इस तरह से भारत में जो है वो पॉलिटिकली जो सिनेरियो था वो चेंज हो रहा था। पहली बात तो कांग्रेस का फॉल हो गया था। कांग्रेस का फॉल होना का कारण बहुत सारे कारण थे। लीडरशिप खत्म हो रही थी, राजीव गांधी की डेथ हो चुकी थी, इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी, नेहरू और उनकी तो पहले ही हो गई थी 1967 तक। कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर दिख नहीं रहा था जो कांग्रेस की लेगेसी को आगे बढ़ा सके। जो विरासत कांग्रेस को मिली थी वो आगे बढ़ा नहीं रहे थे। और सबसे बड़ी गलत बात कांग्रेस में ये हुई, ऐसी बात नहीं थी कि कांग्रेस में अच्छे लीडर नहीं थे,
लेकिन कांग्रेस के जो किंग मेकर थे उनमें एक गलती ये हुई कि जो अच्छी लीडर्स थे उनको एक तरफ करके वंशवाद को बढ़ावा दिया गया। सोनिया गांधी को, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था या वो आना ही नहीं चाहती थी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी थी, आप भी जानते होंगे, ये आजकल टेम्परेरी रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस की पूरी कमान उनको दी गई। एक तो वो इंडिया से नहीं थी, मैं मतलब उनकी कोई नस्ल के आधार पर या देश के आधार पर नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो नेता चलते हैं जो ग्रास रूट की समस्याओं को समझते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी भाषा से जुड़ते हैं, उनके कल्चर से जुड़ते हैं। सोनिया गांधी का मूल जो है वो आड़े आ रहा था। दूसरी बात, वो कांग्रेस को ही समझ नहीं पा रहे थे। कांग्रेस में कुछ लोग जो आसपास उनके चापलूस टाइप के बने हुए थे, सोनिया गांधी उन्हीं की मतलब डिसीजन में उनका प्रभाव था। दूसरी बात, कांग्रेस का जो क्षेत्रीय बैलेंस था वो घटता जा रहा था। अब सारे, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में ही सब जो निर्णय पीएमओ से लिए गए थे, प्रधानमंत्री ऑफिस से, तो जो क्षेत्रीय लीडरशिप थी वो खत्म होती जा रही थी। सारे जो निर्णय कांग्रेस के वो जो सेंटर में बैठे हुए लोग थे उनके द्वारा लिए जा रहे थे। ठीक है, मतलब जन आधार खत्म होता जा रहा था, जन आधार खत्म होता जा रहा था कांग्रेस का। और ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस स्थिति में नहीं थी, वैसे ग्रो कर रही थी। जैसे बीजेपी है, शुरू में उनको 2 सीटें मिली थी 1952 में, अब वो 1980 तक आते आते स्वतंत्र में तो उन्होंने एक मेन पार्ट निभाया था सरकार बनाने का। अब भारतीय जनता पार्टी बन गई थी 1980 में, जनसंघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी और वो लगातार 100 से ऊपर सीटें जीत रही थी इलेक्शन में। लेकिन वो अभी स्थिति में नहीं थी कि 273 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा था लोकसभा में वो पार कर सके। ऐसे में भारत में, और दूसरी जो मैंने बताया कि मास मूवमेंट हो रहे थे और मास मोबिलाइजेशन की वजह से जो दूसरी कास्ट की राजनीति वो प्रभावित कर रही थी। मतलब वो इश्यू, वो मुद्दे जो अभी तक गौण थे भारतीय पॉलिटिक्स में, पिछड़ों को आरक्षण करना है, पिछड़ों को कुछ सुविधाएं देनी है, वो अब खुलकर भारत की राजनीति पर हावी हो गई। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का पावरफुल होना और बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल रूप से प्रेशराइज करना, पॉलिटिकल रूप से महत्वपूर्ण होना, और इस वजह से एक मंडल कमीशन की स्थापना की गई, भाई बैकवर्ड्स को भी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए। देखो मैं बता दूं, बैकवर्ड को आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि वो अछूत थे, SC ST को इसलिए आरक्षण मिला कि वो समाज के एक हाशिए पर रहे हैं, मतलब वो कभी भी मेन स्ट्रीम में आ नहीं सके जो समाज की थी, क्योंकि समाज ने उन्हें हाशिए पर रखा। बट जो बैकवर्ड क्लासेस थी जिनमें बहुत सारी कास्ट, जैसे अहीर, यादव, नाई, जो इस तरह के लोग आते हैं, वो कभी भी भारतीय समाज में अछूत नहीं रहे। वो, उनको कभी रोका नहीं गया कुछ करने से। उन्होंने अपने व्यवसाय ऐसे, पैसे ऐसे अपना रखे थे जिसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की या समाज में कोई इम्पोर्टेंट रोल वो अदा नहीं कर पाए। बट इतना मैं ये बता दूं, ये कभी अछूत नहीं थे, इनको कभी अछूत की दृष्टि से देखा नहीं गया था। वैसे तो हुक्का पानी इनके भी अलग थे, बट ये नहीं था कि ये अनटचेबल हैं, इनको कहीं बैरियर है आने जाने के लिए। लेकिन इनको भी आरक्षण देने के लिए पॉलिटिक्स में कहा गया कि इनकी जनसंख्या 27% थी उस टाइम भारत की जनसंख्या के लिए। एक मंडल कमीशन बिठाया गया था बीपी मंडल के नेतृत्व में। बीपी मंडल बिहार के CM रहे थे कुछ टाइम तक, बैकवर्ड क्लासेस से आते थे। उनके नेतृत्व में जब जनता पार्टी आई 1977 में, उन्होंने मंडल कमीशन को बिठाया। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, उनके नेतृत्व में, और कहा गया कि इनको भी हम नौकरियों में 27% आरक्षण देंगे। जैसे ही 27% आरक्षण की बात ये उठाई गई, जनता पार्टी का फाल हो गया। और कांग्रेस इतनी मजबूत रही है कि उसे किसी इस तरह की रिजर्वेशन वगैरह की जो
सहारे की ज़रूरत नहीं हुई। ये सहारे ही होते हैं पॉलिटिकल के कि किस तरह से आपकी गाड़ी पॉलिटिक्स रूप से आगे बढ़ सकती है। तो 1989 तक कांग्रेस का शासन रहा, तो इस तरह के मुद्दे कभी कांग्रेस ने उठाए ही नहीं। 1989 के बाद कांग्रेस का फाल हो गया और ऐसी ऐसी पार्टियां सत्ता में आई जिनका एक ही मकसद था, बाई हुक एंड क्रुक, किसी भी तरह से देश का शासन उनके हाथ में आ जाए। जो मंडल कमीशन की बात दब गई थी और 1989 में ये खुलकर सामने आई और लोगों पर से अपील की गई कि अगर आप हमें वोट देंगे, बैकवर्ड क्लासेस से अपील की गई, क्योंकि पता चल गया था कि ये 27% लोग हैं, तो हम आपके लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर देंगे जिसमें आपको ओबीसी को 27% आरक्षण था। 1989 में इस आधार पर लोगों ने वोट दिए। बैकवर्ड क्लासेस ने, जो जनता पार्टी थी, उसको फ्रंट मोर्चा की सरकार आई, फ्रंट की सरकार, मोर्चा की सरकार को, सॉरी जनता पार्टी की नहीं थी, फ्रंट की सरकार थी वो, मोर्चा गवर्नमेंट को उन्होंने वोट दिए। और वो इस स्थिति में नहीं थी कि मतलब फुल फ्लैज्ड वो अपनी गवर्नमेंट बना सके, बट मतलब ऐसी स्थिति थी कि कोएलिशन, गठबंधन करके वो कोएलिशन करके सरकार बना सकती थी। इस मोर्चा सरकार के 1989 के जो प्रधानमंत्री बने वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इस आधार पर वो बने प्रताप सिंह कि वो पिछड़ों को आरक्षण देंगे। और जैसे ही वो सरकार में आए 1990 में उन्होंने ये अध्यादेश पारित किया कि हम पिछड़ों को 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं, जिसमें 27% आरक्षण की बात की गई थी। देखो भारत में आरक्षण का क्या सिस्टम है, 100% आरक्षण, 100% सीटों में से 7% एसटी को है आरक्षण, 13.5% इनको है, एससी को है, शेड्यूल कास्ट को है, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5% पॉपुलेशन के हिसाब से। 28% किसको मिल गई, 28% मिल गई ओबीसी को। तो टोटल 100 में से 50 सीटें आरक्षित हो गई। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 50% सीटों पर आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो जर्नल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए तो सीटें घट गई ना। तो इसका विरोध भी इतना ही हुआ, और विरोध इतना था कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, देश ठप हो गया 3-4 महीनों के लिए, जैसे अब कोरोना की वजह से ठप हुआ पड़ा है। वायलेंस इतना हुआ, जर्नल के जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, कॉलेजेस वगैरह के छात्र थे, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली संसद के सामने और सारे देश में अफरा तफरी मच गई। केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप आरक्षण लागू कर सकते हैं, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल जो 16 है, वो इसकी परमिशन देता है कि आप पिछड़ों, महिलाओं, बच्चों के हितों के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था कर सकते हो, राज्य कल्याण कर सकता है। वैसे तो आर्टिकल 16 में आपको पता अवसर की समानता है, बट उसका एक आर्टिकल ये भी कहता है, आर्टिकल 16(4), कि आप बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, महिलाओं, बच्चों के कल्याण के लिए ये चीज़ को वायलेट भी कर सकते हो और रिजर्वेशन वगैरह की स्थिति को आप अपना सकते हो, रिजर्वेशन दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्रीमी लेयर को निकाल दीजिए। क्रीमी लेयर का मतलब ओबीसी में वो लोग जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जिनकी आय वर्तमान में 8 लाख से ऊपर है, पहले कुछ और थी, बढ़ती जा रही है हर साल, तो वो उनको आप आरक्षण मत दीजिए। ठीक है, और ये लागू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप ये कर सकते हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि मैं अब चैन से मर सकूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैंने जर्नल का हित खा लिया। वैसे अलग से एक बात करेंगे कि आरक्षण सही है या नहीं है। अब तो इसके विरुद्ध आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं, क्योंकि पता है क्या आवाज़ें उठने का कारण क्या है। कुछ लोग, मान लो SC को आरक्षण दिया गया, कुछ ऐसी फैमिलियां हैं जिनके बच्चे या खुद वो IAS ऑफिसर हैं, वो सारा आरक्षण का फ़ायदा उठा ले जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो जागृति ही नहीं आई। जैसे वाल्मीकि
कहा जाता है जो वाल्मीकि या धानक समाज है उसमें अभी तक इतनी वो नहीं है अवेयरनेस कि वो आरक्षण का लाभ उठा सकें। और इसका सारा जो आरक्षण का लाभ वो एक विशेष जाति जो है वो उठाती जा रही है। और अगर आईएएस बन चुका है कोई एक व्यक्ति आरक्षण की उससे, तो उसके बच्चे कैसे दलित हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब रिवाइव करने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई। काफ़ी लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से 6 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनेगा जैसे गठबंधन किसे कहते हैं और भारत में गठबंधन की प्रवृत्तियां क्या रही हैं। या ये हो सकता है कि भारत में 1990 के बाद राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए या राजनीति में क्या क्या टेंडेंसी बदली। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें कम्युनलिज्म का बनेगा। जो मैंने आपको 10th में कम्युनलिज्म पढ़ाया था, वो कम्युनलिज्म जो है भारत की राजनीति में 1990 में खासा एक सिनेरियो पैदा हुआ था, जिसमें अभी राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर के जो कैंपस था उसमें बाबरी मस्जिद का ढांचा था जो 1990 में गिराया गया था, 1992 में। अब बाबरी अयोध्या कांड बोलते हैं इसको। और इसके बदले में गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के लोग मारे गए थे काफ़ी। वो कम्युनलिज्म का ट्रेंड था, सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता बोलते हैं जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को सुपीरियर समझ के दूसरों को मारना शुरू कर देता है। तो ये भी पढ़ेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो रीसेंट डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कि भारत में रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई। कंटेस्ट ऑफ इन 1990s, हम 1989 तक की बातें हम पढ़ चुके थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की। तो यही बातें हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है। 1990 में क्या हुआ। यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर ऑफ राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असाइनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। हम उस चैप्टर को करेंगे भाई, लेकिन कोविड-19 की वजह से कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। सीबीएसई ने तो अभी ये जो 8th चैप्टर है वो रिड्यूस कर दिया है, वो हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए ये चैप्टर रखा है कोविड-19 की वजह से हमारे सिलेबस में। तो मैं पहले यही करवा रही हूँ। अगर हरियाणा बोर्ड उसे रिड्यूस नहीं करता तो हम उसको बाद में पढ़ लेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। ही लेड टू कांग्रेस टू मैसिव विक्ट्री इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इमीडिएटली देयर आफ्टर इन 1984 के बाद कांग्रेस में इलेक्शन हुए और कांग्रेस को बड़ी विजय हासिल हुई। भारत के लोग थोड़े सिंपैथेटिक मूड के होते हैं, सहानुभूति रखते हैं, और सहानुभूति रखते हुए बहुत बड़ी विक्ट्री उन्हें हासिल की। As the decade of 80s come to close, the country witnessed 5 developments that were to make a long-lasting impact of our politics. लेकिन जैसे जैसे 80s की साल ख़त्म हो रही थी, राजीव गांधी के काल, लोगों का मूड बदल रहा था कि नहीं जी, हमने जिस तरीके से इनको मतलब वोट दिए थे उस ढंग से ये सरकार काम नहीं कर पा रही। First, the most crucial development of this period was the defeat of Congress Party in election held in 89 और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि 89 में कांग्रेस, 84 में जो कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से आई थी, 89 में वही उसका फल हो गया और इतने बहुमत से वो आई नहीं। देखो, भारत में एक लोकतंत्र इसीलिए मैं बहुत गहरा मानती हूँ कि जिसको हम ताज पहना देते हैं, अगले 5 सालों में उसको ऐसे रौंदते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। दिस पार्टी दैट हैड वॉन एज मैनी एज 415 सीट इन लोकसभा इन 84 वाज रिड्यूस्ड ओनली 197 इन द इलेक्शन। जहां जिस पार्टी को 84 में के इलेक्शन में 415 सीटें मिली,
वही 89 के इलेक्शन में उसे 197 सीटें मिली और आपको पता है 273 सीटों की ज़रूरत थी बनने सरकार बनाने के लिए। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड कम बैक टू पावर सून एज द मिड टर्म इलेक्शन इन 1991। लेकिन ये सरकार भी इससे 1997 से ये गवर्नमेंट तो नहीं बन पाई, लेकिन मोर्चा की सरकार बनी, फ्रंट की सरकार बनी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। बट ये सरकार जो फ्रंट की सरकार वो ज़्यादा दिन तक नहीं चली और आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारी पार्टियां उससे नाराज हो गई और उन्होंने समर्थन वापस लिया। तो 1991 में हमारे देश में फिर इलेक्शन हुए। ये एक बड़ी बुरी घटना होती है डेमोक्रेसी में कि आपकी सरकार जो है वो 5 साल में इतने पैसे लगाकर आती है और 2 साल तक भी नहीं चलती, और आने वाले समय में ये बहुत बार होगा। 1991 में फिर गवर्नमेंट आई कांग्रेस की, बट कांग्रेस अब बहुमत में नहीं थी, मतलब 1991 में भी बहुमत नहीं आई, बट कुछ पार्टियों ने इसे बाहर से समर्थन मिल गया और ये सरकार चलाने के काबिल हो गई। पीवी नरसिम्हा राव नरसिम्हा, और ये ऐसे व्यक्ति थे भाई जिन्हें 18 भाषाओं की नॉलेज थी, और इन्हीं के काल में भारत में प्राइवेटाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया और भारत की इकोनॉमी को एक दिशा मिली। आज जो डेवलपमेंट देखते हो आप, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, मनमोहन सिंह जी, उनके नेतृत्व में भारत में डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नहीं तो भारत इकोनॉमिक रूप से बहुत डाउन जा चुका था। 1991 में इलेक्शन हुए और बट द इलेक्शन 89 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैड कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। 1989 में जिसे पॉलिटिकल सिस्टम बोलते थे कि कांग्रेस ही छाई रहती है, वो खत्म हो चुका था कांग्रेस सिस्टम। टू बी इंश्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एज इम्पोर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इन दिस पीरियड 89। और लेकिन अभी भी कांग्रेस ऐसी थी कि रूल कर रही थी, चाहे उसका बहुमत नहीं था, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रूल करने वाली यही पार्टी भारत में रही। बट इट लॉस्ट, जो बहुमत था वो हो चुकी थी, खत्म हो चुकी, बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रली इट अर्लियर इंजॉयड द पार्टी सिस्टम। जो पार्टी सिस्टम के तौर पर वो बहुमत इंजॉय कर रही थी 1989 तक, वो अब नहीं था उसके पास। ठीक है, देखो जो अमूल डेयरी है वो बड़े अच्छे अच्छे कार्टून बनाती है जो प्रेजेंट की पॉलिटिक्स होती है उसको लेकर। देखो कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दे रही है यहाँ, क्योंकि ये इससे छीन कर ले गया जो ये अपाहिज को लगती है ना स्पोर्ट्स देने के लिए। इसका मतलब ये है कि इसके पास बहुमत थोड़ा नहीं था, इसने इसको बहुमत दिया बट ये छीन कर ले गया। सीताराम केसरी देवेगौड़ा की सरकार फ्रंट, ये 1996 की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। देवेगौड़ा इसकी सरकार आई थी उस टाइम। सीताराम केसरी जो है कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने देवेगौड़ा की सरकार से समर्थन छीन लिया था। देखो गठबंधन की जब सरकारें होती हैं तो ऐसा होता है। सेकंड डेवलपमेंट, पहली डेवलपमेंट क्या हुई, यही क्वेश्चन आएगा कि रीसेंट प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज के बारे में बताओ। तो आपने रीसेंट टेंडेंसी ये बताना कि जो कांग्रेस का बहुमत था वो खत्म हो चुका था। सेकंड टेंडेंसी क्या थी कि मंडल इशू था। मंडल मैंने बता दिया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस था उनका मास मोबिलाइजेशन हो चुका था, पॉलिटिकल पावर उनको अपनी समझ में आ गई थी, उनके मुद्दे पॉलिटिक्स पर छाए हुए थे जो कभी नहीं होते थे। सेकंड डेवलपमेंट वाज द रेज ऑफ मंडल इशू इन द नेशनल पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति पर मंडल कमीशन का इशू छाया हुआ था। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990s। और ये नेशनल फ्रंट जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी 1990 में, उसके द्वारा डिसीजन लिया गया था कि वो इम्प्लीमेंट करेगा रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, सुझाव दिए थे कि आप जो बैकवर्ड क्लासेज हैं सेंट्रल जॉब में उनको 27% आरक्षण दिया जाए। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% है ये, बाकी राज्यों में जितनी बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है उसी के हिसाब से रिजर्वेशन दी जाती है। जैसे हरियाणा में 18-19% ही आरक्षण है इनको।
दिस लीड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ओबीसी इससे खुशी मनाएंगे, बट जो दूसरे लोग हैं जिनके हक 50% में ही आगे, वो उनका बहुत बड़ा हिस्सा नौकरियों का एक विशेष कास्ट को दिया गया, वो तो इसका विरोध ही करेंगे ना। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर एंड अपोनेंट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, और ये जो डिस्प्यूट फैला भारत में, बड़ा वायलेंट डिस्प्यूट था। बहुत सारी सरकारी संपत्ति जलाई गई थी। वो उनके लिए था, कुछ सपोर्टर थे ओबीसी के और कुछ अपोनेंट थे। मतलब कुछ लोग चाहते थे कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही और हमें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसके विरोधी थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके अवसर घट गए। वाज नोन एज द मंडल इशू एंड वाज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1980। और 80 के बाद जो परिवर्तन आया वो मंडल कमीशन उसकी देन है। थर्ड जो था, कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार, ये कास्ट के आधार पर जो भारत में उस टाइम चीज़ें हो रही थी, ये अमूल वो उसमें बनाते हैं। थर्ड जो सिनेरियो था वो था जो गवर्नमेंट थी वो कोएलिशन की बन रही थी, कांग्रेस का फाल हो चुका था इस वजह से, और बार बार सरकारें बन रही थी, बार बार इलेक्शन हो रहे थे। थर्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी, और थर्ड जो टेंडेंसी थी वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रूप से हम चेंज हुए। मैंने ये बताया था इकोनॉमिक रूप से हम सोशलिस्ट पैटर्न को अपना रहे थे, ठीक है। सोशलिस्ट पैटर्न के अनुसार भारत में ज़्यादातर परमिट लाइसेंस के कारण बाहर से विदेशों से पूंजी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, बाहर की कंपनियां नहीं आ रही थी, और हम अपने आप बड़े बड़े उद्योगों से अपना सामान बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट जो सरकारी उद्योग थे वो करप्शन के कारण ठप हो चुके थे। भारत में प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था और बाहर से भी लोग नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन थी। और ये माना जाता था, ये कहा जाता है कि 1990 में हमारे खजाने इतने भी नहीं थे कि हम 7 दिन का तेल किसी से खरीद सके। बाद में जब ये पीवी नरसिंह महाराव आए और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह तो कहते हैं कि मेरा तो एक आना ही पॉलिटिक्स में या मंत्री बनना ही ट्रेजेडी था, मतलब मेरे को कभी ये नहीं था कि मैं बड़ा प्रधानमंत्री या मंत्री बनूंगा। पीवी नरसिंह महाराव की नज़र उन पे थी क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे इकोनॉमिक फील्ड के, मनमोहन सिंह जी। और उन्होंने कहा था कि देश की ये हालत है और आप सुधारोगे तो भी आपके सिर, और अगर आप नहीं सुधारोगे तो भी आपके सिर लगेगी बातें। और जो रेडिकल चेंज आया भारत की इकोनॉमी में, क्रांतिकारी चेंज जिसे बोलते हैं, 3 चीज़ें आई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तीनों को याद करना है। लिबरलाइजेशन का मतलब हमने मंडियां दूसरों के लिए खोल दी, विदेशी माल आने लगा, विदेशी निवेश यहाँ हुआ, विदेशों की कंपनियां यहाँ लगी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारी जो इकोनॉमी है जो अब तक बंद थी, हमारे ही देश में मार्केटिंग थी, अब ग्लोब की जो मंडियां थी उससे जुड़ी। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है हम प्राइवेट उद्योगों को भी बढ़ावा दे रहे थे। प्राइवेट उद्योगों के लिए जो परमिट लाइसेंस की प्रक्रिया जो बहुत ज़्यादा जटिल थी वो हमने आसान कर दी, वो तोड़ दी। बहुत धीरे धीरे जो सरकारी उद्योग थे वो ख़त्म होते गए और प्राइवेट उद्योगों को बढ़ावा मिला, और इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा भारत में आया और भारत की तरक्की हुई। तो इसे बोलते हैं हमारे यहाँ संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसे। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट टू के रेडिकल डिफरेंट टर्न, दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। ये नेट में भी क्वेश्चन आया था भाई इतना हैवी लेवल का कि भारत में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का मतलब यही तीनों चीज़ भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनी। नई इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है जो राजीव गांधी के समय शुरू हो गए थे, लेकिन 1991 में जब पीवी नरसिंह महाराव की सरकार आई तो इंडिपेंडेंटली भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें चेंज आए। और दीज पॉलिसीज हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय द वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। लोगों ने इसका बहुत विरोध भी किया, इसका क्रिटिसिज्म किया, बट ये देश की ज़रूरत थी और भारत की जो गवर्नमेंट थी
उनको पता था कि ये देश की ज़रूरत है वर्तमान में, और ये परिवर्तन आए, ग्लोबलाइजेशन। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये आता है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।